फ्रेंड्स, आज हम मैकाले की जो हमने शिक्षा नीति पढ़ी है, मैकाले ने चार्टर एक्ट की क्या व्याख्या की है, मैकाले ने अपने आधुनिक शिक्षा के बारे में क्या सुझाव दिया है कि भारत में कैसी शिक्षा पद्धति चलनी चाहिए, उसके आधार पर जो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है उसके आधार पर आज हम मैकाले का जो विवरण पत्र है उसका मूल्यांकन करेंगे कि वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है, या मैकाले के विवरण पत्र का हमारी शिक्षा पद्धति में क्या योगदान हो सकता है, क्या महत्वपूर्ण पक्ष उसके हो सकते हैं। देखिए, अब तक जो हमने 3 शिक्षा प्रणाली पढ़ी है, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली और मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली। तो जब हमने इनका मूल्यांकन किया है तो सिर्फ और सिर्फ 2 आधारों पर हमने इनका मूल्यांकन किया है। एक तो इस प्रणाली में कमियां क्या है, एक इस प्रणाली में अच्छाइयां क्या है, अर्थात गुण और दोष, 2 चीजों गुण और दोषों के आधार पर हमने उन शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन किया है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वो शिक्षा प्रणाली हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर जो किताबों में राइटर ने या विद्वानों ने इसका मूल्यांकन किया है उसके 3 आधार बनाए हैं। पहला आधार है मैकाले का वास्तव में इरादा क्या था, दूसरा क्या है मैकाले के जो सुझाव दिए हैं उनके आधार पर, और तीसरा क्या है कि मैकाले के जो विवरण पत्र है उसका प्रभाव हमारी शिक्षा प्रणाली पर कैसा पड़ा है या क्या पड़ा है, उसके आधार पर हम कुछ कह सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो पहला हमारा जैसा आता है मैकाले का इरादा वास्तव में क्या था। देखिए, मैकाले जो था बहुत ही होशियार किस्म का व्यक्ति था, एक अपना पहचाना जो है इंग्लैंड का विद्वान था, शिक्षा शास्त्री भी था और वो कानून का जानकार भी था, इसलिए वो यहाँ पर कार्यकारिणी का कानूनी सलाहकार बनकर के आया था। तो अंग्रेजों का वास्तव में जो उद्देश्य रहा है उसका भी वही उद्देश्य था कि यहाँ से जितनी ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति लूटी जाए वो लूटे, और जितना हम ज्यादा से ज्यादा अपनी संस्कृति का प्रचार करेंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे, अपने साहित्य, अपनी भाषा, अपने ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे, उतनी ही हमारी ग्रोथ होगी, उतना ही हमारा विकास होगा। और इसी को लेकर के वो बढ़ता चला गया और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर उसने वो अपनी शिक्षा नीति बनाई है। और उसका जब वास्तव में इरादा यही था कि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो धर्म है, भारत के जो धर्म ग्रंथ है, साहित्य है या पाठ्यक्रम है या भाषा है, उसको मैं बिल्कुल गर्त में डुबो दूं, मैं उसको बिल्कुल खत्म कर दूं, क्योंकि उसने कई जगह इस तरह के अपने प्रमाण भी दिए हैं कि जिससे पता चलता है कि वो भारत में क्या करने आया था या क्या करना वो चाहता था। जैसे पहला एक उदाहरण इसमें थोड़ा सा आया है कि वह एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो जन्म से तो भारतीय हो लेकिन आचार विचार से जो है वो अंग्रेज परस्त हो, यानी कि जन्म से तो भारतीय हो, काले रंग के हो, सांवले रंग के हो, या हिंदू माता पिता या मुस्लिम माता पिता से जन्म लिया हो, लेकिन जैसा हम चाहते हैं, वैचारिक शक्ति जैसी हम चाहते हैं वैसे उसकी वैचारिक शक्ति बने, जो हम चाहते हैं वो करे हो। दूसरा इसका एक इरादा और था, उसका इरादा भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन और संस्कृति
इसका उसने एक प्रमाण यह दिया है कि उसने जो बंगाल एक क्रांतिकारियों का केंद्र भी रहा है और इन सब का एक व्यापारिक अड्डा भी रहा है, उसने बंगाल से अपने पिता के नाम एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उसने क्या लिखा है कि यह मेरा दृढ़ विश्वास है, कि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा योजना को लागू किया जाता है तो आने वाले 30 वर्ष के पश्चात बंगाल के उच्च वर्ग में कोई भी मूर्ति उपासक नहीं रहेगा। अब इसका इरादा देख लीजिए क्या है। आने वाले 30 वर्षों के पश्चात हम बंगाल में ऐसा समूह बना देंगे, ऐसा वर्ग बना देंगे, ऐसे अपने अनुयायी बना देंगे कि वहां पर मूर्ति उपासक नहीं रहेंगे, वहां पर ईसाई धर्म के मानने वाले बसेंगे, वहां पर ईसाई धर्म, ईसाई संस्कृति, ईसाई साहित्य को मानने वाले लोग जो है वहां पर रहेंगे। तो ये इसका एक इरादा जो है, इससे स्पष्ट लगता है कि ना तो उसके विचार अच्छे हैं, ना ही उसका कोई इरादा अच्छा है। तो इरादे को अगर देखें हम तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि मैकाले का जो विवरण पत्र है वो अच्छा नहीं है, हमारी शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट था मैकाले का इरादा, उस पर तो खरा उतरा नहीं है, सीधी सी बात है। अब दूसरी चीज देखते हैं कि मैकाले ने अपने सुझाव क्या क्या दिए हैं और उन सुझावों के आधार पर विद्वानों ने क्या क्या उसमें निकाला है। देखिए जो सुझाव दिए हैं उन्होंने, उन सुझावों में भी दो चीजें निकल करके आती हैं। एक तो आती है उसमें गुण क्या थे और एक क्या उसमें दोष थी। तो पहली चीज है जो है गुण और दूसरी चीज है इसमें दोष क्या होते हैं। इनके आधार पर हम इसका मूल्यांकन करते हैं। पहला जो है आपका गुण, अगर हम देखिए मैकाले यहां पर आया, उसने आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया है और आधुनिक शिक्षा से हम लोग यहां पर परिचित भी हुए हैं और तब से अब तक जो है हम अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ रहे हैं या पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान में पढ़ते आ रहे हैं और उसी का जो है असर भी है, प्रभाव भी है कि भौतिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं या जो नया ज्ञान है या जो पाश्चात्य ज्ञान है वो हम ग्रहण भी कर रहे हैं, या हमारे जो बच्चे हैं, भारतीय बच्चे हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, तो बाहर की जो यूनिवर्सिटी है वहां पर वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, छात्रवृत्तियों के आधार पर भी जा रहे हैं या फी पे करके भी जाते हैं, लेकिन हमें इंट्रोड्यूस जरूर कराया है मैकाले ने। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में गुण पढ़ते हैं कि गुण कौन कौन से हो सकते हैं। पहला गुण इसमें आता है कि जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चल रहा था उसका उसने एकदम से अंत कर दिया। सीधी सी बात है, 20 साल तक 1 लाख रुपया जो है प्रतिवर्ष खर्च करने की बात हो रही थी ब्रिटिश संसद की तरफ से कि भारत में यह खर्च होगा, लेकिन वो 20 साल तक पैसा खर्च नहीं हो पाया है और वहां पर जो एक प्राच्य और पाश्चात्य विवाद उठ खड़ा हुआ था, प्राच्यवादी चाहते थे कि परंपरावादी शिक्षण कार्य चलता रहे और पाश्चात्यवादी चाहते थे कि अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान में शिक्षा दी जाए। तो इस प्रकार से मतभेद जो है वो उत्पन्न हो गया था। तो मैकाले के सुझाव से एक चीज तो साफ हो गई है कि वो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक है, अंग्रेजी शिक्षा देना चाहता है, अंग्रेजी माहौल में शिक्षा देना चाहता है भारत में। तो इससे प्राच्य और पाश्चात्य विवाद खत्म हो जाता है, उसका अंत हो जाता है कि कोई चीज कुछ साफ तो हुई है, क्लियर तो हुई है कि यहाँ पर ये चीज होगी, ये पाठ्यक्रम चलेगा यहाँ पर।
आपको ये पढ़ना है, इसी पर वो पैसा खर्च होगा, तो उसमें कोई विवाद अब नहीं रहेगा, है ना। तो एक चीज उन्होंने उसने क्लियर करने की कोशिश की है। दूसरा उसमें आया है कि प्रगतिशील शिक्षा की उसने वकालत की है। प्रगतिशील शिक्षा, वास्तव में प्रगतिशील शिक्षा थी वो, उसने भारतीय प्रगति की है। भले ही उस समय पढ़ाई जो है उस मकसद से की जा रही थी कि हमें अंग्रेजी शासन में नौकरी करनी है, तो लेकिन नौकरी करेंगे, पैसा तो मिल ही रहा है, और पैसा मिल रहा है तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ रहा है, जीवन स्तर जो है हमारा बढ़ रहा है, हमारा रहन सहन खान पीन जो है उसमें कुछ प्रगति हो रही है, प्रोग्रेसिव हो रही है, और इसके साथ साथ हमें नई नॉलेज भी मिल रही है। जो हमारा भारतीय ज्ञान विज्ञान था वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ में जो नया ज्ञान विज्ञान है, आधुनिक ज्ञान विज्ञान है, वो हमें मिल रहा है। और सीधी सी बात है, देखिए अगर कहीं से भी कोई अच्छी चीज मिलती है उसे लेने में गुरेज नहीं करनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर वो हमारा भला कर रही है, हमारा वो अच्छा हमारे लिए फायदेमंद हो रही है, तो वो उस समय जो है थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। लेकिन अगर आज के हम रेफरेंस में देखें तो जो भौतिक उन्नति हो रही है वो आधुनिक शिक्षा के आधार पर ये भौतिक उन्नति ज्यादा हो रही है। वो तीसरी चीज देखने में आती है यहाँ पर कि शिक्षा के क्षेत्र में जो धार्मिक तटस्थता की नीति जो उसने अपनाई है वो एक अच्छी चीज है। वो जानता था कि अगर हम धार्मिक शिक्षा अपने स्कूलों में देंगे तो हो सकता है हमारा विरोध होना शुरू हो जाए, हमारे विपरीत जो है एक धारा बहे जो जिसमें आंदोलन होंगे, विभिन्न प्रकार के जुलूस होंगे, नारेबाजी होगी, और हमारे खिलाफ जो है एक मोर्चा यहाँ पर कार्य करेगा, मोर्चा बन जाएगा और हमें यहाँ से जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए किसी भी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने की उन्होंने बात नहीं कही है, तो जिससे कि माहौल न बिगड़ जाए, सांप्रदायिकता न फैल जाए। अगर हम धार्मिक शिक्षा देंगे तो हो सकता है कि माहौल बिगड़ सकता है यहाँ पर समाज में। तो ये ठीक चीज करी हुई कि धार्मिक शिक्षा उन्होंने देने पर वकालत नहीं की है। नेक्स्ट इसमें आता है कि शिक्षा की आधुनिक संरचना का उसने शिलान्यास किया है। जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था आज हम देख रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन है, फिर हायर एजुकेशन है, 3 लेवल हमारे यहाँ बने हैं, फिर आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है, प्राइमरी में फिर कई तरह की चीजें सामने आ रही है। कॉन्वेंट स्कूल हमारे जो खुले हैं, या प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, प्री नर्सरी है, एलकेजी यूकेजी, ये सब आधुनिक शिक्षा का ही शिलान्यास है। तो इससे हम लोग जो है जुड़े हैं, जुड़ करके इससे हमने फायदा भी उठाया है, और इससे जुड़ करके हम आगे भी बढ़े हैं। समाज में हमारा थोड़ा सा और हमारी भौतिक प्रगति हुई है, हमारा नाम हुआ है, नई नई मैगजीन्स पढ़े, नया नया ज्ञान विज्ञान पढ़ा है हमने, है ना। तो ये सब चीजें, एक नया स्ट्रक्चर हमारे सामने आया है। तो ये हम उसके कुछ गुण जो है वो देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसके दोष देख रहे हैं। दोषों में हम क्या क्या देख सकते हैं। पहला दोष, जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसकी उनको व्याख्या करने के लिए कहा था, तो व्याख्या उन्होंने वो पक्षपातपूर्ण की है, उसमें भेदभाव रखा है, पक्षपात रखा है उसने एक तरफा जो है उसमें अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हमारा जो साहित्य है, हमारा जो ज्ञान विज्ञान है, हमारे जो विद्वान है, हमारे जो टीचिंग मेथड है, हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, उसने उस सब को एक मजाक के रूप में लिया है, या उसको एक घृणा द्वेष के रूप में लिया है। तो एक तरफा उसने काम किया है, तो ये एक गलत बात है। दूसरा क्या है, पाश्चात्य साहित्य की उसने बढ़ाई की है, और जो प्राच्य साहित्य है उसकी उसने आलोचना की है। तो ये एक गलत काम किया है, और ये उसने द्वेषपूर्ण होकर के काम किया है, प्राच्य साहित्य की जो आलोचना की है। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष भावना रखता है,
दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति द्वेष भावना रखता है, घृणा रखता है, मतलब कोई मतभेद हो गया, कोई इस तरह की लड़ाई झगड़ा हो गया, तो हम उससे घृणा रखते हैं, है ना, ये बात होती है ना समाज में। तो एक सीधी सी बात हो जाती है वहां पर, जब हम उस व्यक्ति से घृणा करते हैं तो उस व्यक्ति के सारे क्रियाकलाप जो है हमें अच्छे नहीं लगेंगे, उसका घर भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, उसकी जो संतान है वो भी हमें अच्छी नहीं लगेगी, उसका खाना पहनना है ना वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, उसका जो रोजगार है वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, उसमें हम कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहेंगे। तो वही बात जो है, जो उदाहरण दिया मैंने, वही बात उनकी थी, मैकाले की थी, क्योंकि मैकाले जो है वो भारत और भारतीयों से घृणा करता था, सारे क्लेश करते थे, नस्ल भेद की भावना से, सामाजिक भावना से, है ना, रंग भेद की भावना से, धार्मिक भावना से वो हम लोगों को ठेस पहुंचाते थे। तो हमसे जब घृणा करते थे तो जाहिर सी बात है वो हमारा जो साहित्य है उससे भी घृणा करेंगे, हमारे रंग रूप से भी घृणा करेंगे, हमारे पहनावे से भी घृणा करेंगे, हमारे धर्म ग्रंथों से भी घृणा करेंगे, द्वेष करेंगे। तो वही चीज उसने की है कि जो हमारे साहित्य से उसने घृणा की है वो द्वेषपूर्ण होकर के की है, उसको हमारे साहित्य का असली ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट आता है इसमें कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव जो है अनुचित है। कहीं तक तो ठीक है बात ये, देखिए हमारी क्या हर जो है क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा होती है, मातृभाषा होती है, और उस मातृभाषा में अगर बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षण कार्य करेंगे तो वो अच्छी तरह से शिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। अगर उन पर जबरदस्ती कोई शिक्षा जो है थोपी जाएगी, कोई माध्यम थोपा जाएगा, दूसरी भाषा थोपी जाएगी, तो हो सकता है वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे से कान लेंगे, या उनके सिर से उतर करके वो चली जाएगी। तो प्राइमरी स्तर पर अंग्रेजी भाषा को जो उसने मस्ट बना दिया है ना, प्राइमरी स्तर से, तो वो गलत है, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर जो है हमारी मातृभाषा जो है उसमें हमें शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं माध्यमिक स्तर पर हम धीरे धीरे उस शिक्षा को मिले, इस शिक्षा को मिले, इस माध्यम से भी पढ़े, उस माध्यम से भी पढ़े, क्योंकि हमारा जो IQ लेवल जो है, जो बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं माध्यमिक में, तो IQ लेवल भी हमारा बढ़ जाता है, बुद्धि का स्तर भी बढ़ जाता है हमारा, तो हम उस शिक्षा को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें, है ना। तो एक हमारा जो है हमें जो एक निष्कर्ष मिलना चाहिए था, जो उसका हमें एक फायदा मिलना चाहिए था, वो हमें मिल सकता था, लेकिन उसने जबरदस्ती इसको थोप दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, उसने भारतीय भाषाओं का अपमान किया है। सीधी सी बात है, जब हमसे वो घृणा करते हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, वो अत्याचार कर रहे हैं, तो हमारी भाषाओं का भी वो अपमान करेंगे। उसने हमारी भाषाओं को अविकसित बताया है, गंवारू बताया है, उसकी वोकैबुलरी जो है, शब्दकोश जो है वो सीमित बताया है, और उस भाषा में वो कहता है कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा सकती है ना। ये भी एक हम दोष मान सकते हैं। और उसने और क्या बात बताई थी, सुझाव अगर हम देखें कि उच्च वर्ग जो है उसके लिए हम शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, धन संपत्ति इतनी नहीं है, पैसा नहीं है इतना कि जगह जगह हम शिक्षण संस्थान खोलेंगे। तो इसलिए हम कुछ जो उच्च वर्ग जो है, कुलीन वर्ग जो है, जो हमारे संपर्क में जो है कुछ इस तरह के जो लोग हैं, उस बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षण संस्थान खोलेंगे, और फिर वो जो लोग पढ़ेंगे उसमें उनकी जिम्मेदारी होगी कि जनसाधारण को शिक्षित करें। तो ये भी एक गलत बात थी, लेकिन ये एक उनका बहाना था कि हमारे पास सीमित संसाधन है, संसाधन सबके ठीक थे यहाँ पर, और वो जगह जगह शिक्षण संस्थाएं भी खोल सकते थे, है ना। तो ये भी एक उसका दोष है। नेक्स्ट क्या है इसमें, यहाँ पर उसने भारतीय संस्कृति और धर्म का भी अपमान किया है। भारतीय संस्कृति और धर्म जो है, जो भी यहाँ पर इस्लाम धर्म था या हिंदू धर्म था, उसका उसने अपमान किया है। और ये तो अंग्रेजों की कहानी नहीं है, फूट डालो और राज करो, है ना। तो उसी चीज को वो लेकर के चले हैं। हमारी जो यहाँ पर संस्कृति चली आ रही थी उसको उसने छोटा करने की कोशिश की है, उसने उसको घृणा की दृष्टि से देखा है,
द्वेष भावना की दृष्टि से देखा है, उसने उसको समूल नष्ट करने की कोशिश की है। उसके जो लेटर लिखा था अपने बाप को उसने, उससे हमें जाहिर पता लगता है कि वो यहाँ मूर्ति उपासक को नहीं देखना चाहता था, वो तो सिर्फ ईसाई धर्म के पालन करने वालों को या उनके अनुयायियों को देखना चाहता था। तो ये भी एक गलत बात थी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि शिक्षित वर्ग एवं जनसाधारण के बीच उसने खाई उत्पन्न कर दी। उसके सुझाव से एक खाई उत्पन्न हो जाती है कि एक तरफ तो जो शिक्षित वर्ग है, दूसरी तरफ जो है जनसाधारण वर्ग है जो अशिक्षित है। जो जनसाधारण वर्ग है वो उसको जो है घृणा की दृष्टि से देखेगा शिक्षित वर्ग को, क्योंकि शिक्षित वर्ग जो है वो अंग्रेजों के संपर्क में जाने से ज्यादा है, अंग्रेजों की बात को वो मान रहा है ना। जब वो उनकी बातों को मान रहा है तो उनकी बातों को नहीं मानेगा। छोटे जो जनसाधारण लोग हैं उनकी बातों को नहीं मानेगा, उनको तो बल्कि उन पर अत्याचार कर सकता है। देखिए अंग्रेज लोग मुट्ठी भराई और वो शासन किया है उन्होंने, सैनिक भी हमारे, अस्त्र शस्त्र भी हमारे, और राज को हम पर ही कर रहे हैं। इतने से लोग आए थे, दिमाग से उन्होंने काम लिया है। तो जिनको उन्होंने नौकरी पर रखा उनसे उन्होंने काम लिया है और उनसे उन्होंने हमारे दूसरे भारत भाइयों पर अत्याचार करवाया है, उन पर कंट्रोलिंग की है, नियंत्रण किया है उन्होंने। तो वही चीज यहाँ पर हमें दिख रही है कि एक वर्ग तो जो है उनके सीधे संपर्क में है, शिक्षित वर्ग बना दिया गया है, दूसरा वर्ग जो है वो अशिक्षित वर्ग बना दिया गया है। तो दोनों में खाई हो गई है, दोनों में मतभेद हो गया है। वो उससे घृणा करते हैं क्योंकि वो ऊंची बातें करते हैं, और वो उससे घृणा करते हैं क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें वहां पर एक खाई पैदा हो जाती है। तो अगर हम ये सब चीजें देखें, गुण और दोष देखें यहाँ पर हम, तो गुण और दोष में गुण हमें थोड़े से दिखाई दे रहे हैं और दोष जो है बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसके आधार पर भी जो है हम मेघालय का जो विवरण पत्र है वो एक सही स्थिति में नहीं है, या महत्वपूर्ण स्थान हमारे उसको नहीं रखता है। उसने हमें ज्यादा ठेस पहुंचाई है, ज्यादा उसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तीसरा इसका जो मूल्यांकन हम करते हैं कि मेघालय के विवरण पत्र का क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये प्रभाव भी हम इसमें दो प्रकार से देखेंगे। इसका प्रभाव क्या है, एक तो तत्कालीन का रहा है और एक दीर्घकालीन, है ना, तत्कालीन और दीर्घकालीन। तत्कालीन का मतलब यह है कि जो उसकी एजुकेशन पॉलिसी थी उसने तत्काल ही अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया है। और दूसरा क्या है, दीर्घकालीन प्रभाव, जो उसके प्रभाव दीर्घकालीन तक चले हैं, लंबे समय तक चले हैं, वो आज में भी दिखाई दे रही है। तो गाइस जो है कल हम ये तत्कालीन और दीर्घकालीन जो है प्रभाव ये देखेंगे, तब जाकर के हमारा इसका मूल्यांकन होएगा।